नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अलैंगिक प्रवर्धन के बारे में अध्ययन करना है कि अलैंगिक प्रवर्धन क्या होता है। तो इससे पहले हमने जो कलिकायन के विभिन्न जो भाग होते थे तो उनके बारे में अध्ययन किया था। उसी का 7वां भाग था प्रवर्धन। तो इस प्रवर्धन के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं कि अलैंगिक प्रवर्धन कितनी विधियों के द्वारा होता है, अलैंगिक प्रवर्धन क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। लैंगिक व अलैंगिक के बारे में अध्ययन किया था नेक्स्ट वीडियो में। तो अलैंगिक प्रवर्धन होता है कि पौधे के जड़, तना, पत्तियां आदि के रूपांतरण से, पौधे की जड़, तना, पत्तियां आदि के रूपांतरण से मातृ वृक्ष के समान ही गुण वाला, मातृ वृक्ष के समान ही गुण वाला एक नया पौधा तैयार होता है, जिन्हें हम पौध प्रसारण में उपयोग में ले सकते हैं। तो वो होता है अलैंगिक प्रवर्धन। तो ये अलैंगिक प्रवर्धन होता है जड़, तना और पत्तियां। तो इनसे एक नया पौधा तैयार करना। अब ये किन किन रूपों में होता है, कितने प्रकार से होता है और कैसे हो सकता है, इसका हम कैसे उपयोग में ले सकते हैं। तो इसका पहला आता है ऊपरी भूस्तारी, जिसको रनर्स बोलते हैं। तो ऊपरी भूस्तारी क्या है? तो ऊपरी भूस्तारी के अंतर्गत रनर्स में होता है कि विशेष तने जो भूमि पर लेट करके, एक विशेष जो तने होते हैं जो भूमि पर लेट करके बढ़ते रहते हैं और भूमि के संपर्क में आने पर परव संधि या गांठ से जड़ें निकलकर एक नया पौधा तैयार बन जाता है, एक नया पादप तैयार हो जाता है। मान लीजिए जैसे एक ये पौधा है और ये पौधा ऊपर न जाकर के और ये जमीन पर लेट जाता है और ये भूमि के संपर्क में आ रहा है और इससे रनर्स, ये जो गांठें निकल रही है और इनसे एक नया पौधा तैयार हो रहा है, एक नया पादप तैयार हो रहा है। तो ये जो नया पौधा तैयार होता है, इससे जो संधि, परव संधि कह सकते हैं या गांठ कह सकते हैं, तो उनसे जड़ें निकलती हैं। यहां पर क्या निकल जाती है? ये जड़ें निकलती है, जड़ें निकल रही है और इस जड़ को निकलने के बाद एक नया पादप बनता है, पादप बनता है जो पौधे का रूपांतरण होता है, तो पौधा बनता है। तो इससे क्या होता है? ये ऊपरी भूस्तारी होता है। भू प्लस तारी, भू का होता है भूमि, भूमि पर विस्तार करने वाली, ऊपरी यानी कि भूमि के ऊपरी भाग पर विस्तार करने वाली ऊपरी भूस्तारी रनर्स कहा जाता है। तो वो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। इसके बाद में आता है कि जैसे मान लीजिए अब ये हम किसमें करते हैं? स्ट्रॉबेरी होता है, किसमें? स्ट्रॉबेरी। इसके अंतर्गत ये होता है पौधा जमीन पर लेटा रहता है, बढ़ता रहता है और उसके जो पार्व संधि होती है उससे या गांठ होती है उससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। उस गांठों से जड़ें निकलती है और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये होता है ऊपरी भूस्तारी। दूसरा आता है अंतः भूस्तारी, जिसको हम सक्रास कहते हैं। अंतः का होता है आंतरिक। तो आंतरिक भूस्तारी क्या है? यानी कि जमीन के अंदर जिसकी क्रियाएं होती रहती है, भूमि के अंदर तने, जड़ के तंत्र के समीप से निकलने वाले जो परहों होती है, तो उन परहों में अपस्थानिक कलिकाएं होती है और एक नया पौधा बन जाता है। मान लीजिए पौधा है और ये भूमि के अंदर है, ये भूमि है, ये पौधा तो ऊपर है, लेकिन इस भूमि के अंदर से निकलने वाली जो अपस्थानिक है, क्या है? अपस्थानिक, अपस्थानिक है। तो उन अपस्थानिक से क्या होता है? एक नया पौधा तैयार होता है। अपस्थानिक जो कलिकाएं होती है, कलिकाएं होती है, तो उससे क्या होता है? एक नया पौधा तैयार होता है। तो वो होता है अंतः भूस्तारी। यानी कि इसके विपरीत ये तो क्या होता है? जमीन के ऊपरी भाग पर होता है और ये होता है जमीन के
आंतरिक भाग। तो ये जमीन के आंतरिक भाग से निकलने वाली जो एक नया पौधा होता है, सक्रस होता है, तो उससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है जिसको अंतःभूस्थारी सक्रस कहा जाता है। एक नया पौधा बन जाता है। और इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है कौन कौन से फल वृक्षों में होता है, अनानास है, केला है, बांस है, तो उससे ये क्रियाएं होती रहती है। तो वो होता है अंतःभूस्थारी सक्रस। अब अंतःभूस्थारी जो सक्रस होता है, मान लीजिए केला का पौधा है ना, ये एक केले का पौधा है। अब इसकी पास से ही एक नया पौधा तैयार हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे और एक नया पौधा तैयार होता चला जाएगा। तो ये अपस्थानिक कलिकाएं होती है, इनकी पास की जो कलिकाएं होती है उससे एक नया पौधा बनता चला जाता है। तो अनानास है, केला है, और साथ में जो बांस है, बांस का पौधा भी आपने देखा होगा। एक बांस आप लगाओगे, उसके पास से अनेक बांसें निकलती रहता है और एक झाड़ी नुमा पौधा बन जाता है। तो ये सब जो क्रियाएं होती है ये अपस्थानिक क्रियाएं के द्वारा होता है। और ये केला और अनानास आदि के अंदर ये होता है। तो इस प्रकार से ये अंतःभूस्थारी होते हैं, जमीन के अंदर से ही एक नई अंतःभूस्थारी का प्रयोग होता है, ये किया जाता है। उसके बाद में आता है भूस्थारी, जिसको स्टोलन कहते हैं। अब भूस्थारी के अंतर्गत क्या आता है कि तने के आकार से निकली हुई पार्श्व शाखाएं, तने के आकार से तने के पास से निकली हुई जो पार्श्व जो शाखाएं होती है, उन पार्श्व शाखाओं से एक अंतिम सिरे की जो पतली शाखाएं होती है, जिनसे परव संध्या लंबी होती है, और अंतिम सिरे पर जड़ें निकलकर एक नया पौधा तैयार हो जाता है। मान लीजिए तना है, एक पौधा है, और इससे जो शाखाएं निकलती है और उन शाखाओं से जड़ें निकलती है और एक नया पौधा तैयार हो जाता है, तो वो होता है भूस्थारी स्टोलन। यानी कि भूपलस्तारी, यानी भूमि के संपर्क के पास, यानी कि भूमि के पास से ही जो एक नया पौधा तैयार हो रहा है, वो भूस्थारी, जिसको स्टोलन कहते हैं, उससे एक नया पौधा होता है। यानी अंतिम सिरे पर जो जड़ें निकल करके एक नया पौधा तैयार होता है, वो भूस्थारी कहलाता है। इसके बाद में आता है सलकंद, जिसको बल्ब बोलते हैं। देखिए सलकंद क्या होता है, आपने प्याज है, लहसुन है आदि के जो देखा होगा, तो आप एक इसके आकार में होता है, इसके पास में ये होता है, ये छिपा रहता है, और यहाँ पर ये जड़ें निकलती हैं, तो ये सलकंद होते हैं। तो इस सलकंद से भी क्या होता है, एक नया पौधा होता है। तने का रूपांतरण, जिसमें छोटा ऊर्ध्वांतर तने का कक्षमासल, ये जो कक्षमासल होते हैं, ये कक्षमासल है, तो इस कक्षमासल से इस कल्स से घिरा रहता है, इसी में भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है। इसके अंदर क्या रहता है, भोज्य पदार्थ। तो ये भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है, और इस भोज्य पदार्थ के माध्यम से ही एक बाह्य आवरण जो सूखा रहता है, तो वहां पतला झिल्ली नुमा परत से ढका रहता है, और उससे ये एक नया बल्ब या बाह्य आवरण विहीन भी हो सकता है, जैसे नॉन टूनिकेटेड बल्ब कहते हैं। ये इसको नॉन टूनिकेटेड बल्ब की श्रेणी में रखा जाता है। और प्याज है, लहसुन है आदि के अंदर ये क्रियाएं होती है, और जो इसको पूरे को भोज्य पदार्थ मिलता रहता है, वो सलकंद होते हैं, जिसको बल्ब बोलते हैं। इसके बाद में आता है घनकंद। घनकंद क्या है, जिसको कोरम बोलते हैं। देखिए घन कंद के अंतर तने के कक्ष का आधारी जो भाग होता है, जैसे सूखे स्केल्स होते हैं, तो इस सूखे स्केल्स से जैसी पत्तियों से ढका हो रहना, या तने पर परव व परव संध्या बनी रहती है, तो ग्लेडियोलस है, केसर है, फ्रीसिया है आदि के अंदर जो पुराने कोरम के साथ नए नए जो छोटे और सदृश्य जो संरचनाएं कोरमेल होती है, तो उसको कोरमेल संरचना कहते हैं, कहलाती है। रोपण में साबुत या टुकड़े काट करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं, वो घनकंद होती है। तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं घनकंद के रूप में। यानी कि मान लीजिए हम जो कंदी जो जड़ें होती है ना, तो उसके अंतर्गत जो ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने आलू है,
और इस आलू के अंदर जो होता है इसको हम काट करके जो बोते हैं तो इसके अंदर जो कोरम होता है तो उन कोरम से भी एक नया पौधा तैयार हो जाता है, जिसको हम छोटे छोटे रूपों में संरचना दे करके हम इसको तैयार कर सकते हैं। वो होता है घन कंद। अब इसके बाद में आता है कंद, ट्यूबर। अब कंद क्या होता है, ट्यूबर होता है। तो ट्यूबर के अंतर्गत क्या कि भूस्तारी स्टोलन जो तने का आकार होता है, आधार होता है, भूस्तारी होता है तो तने का जो आधार होता है उसमें भोज्य पदार्थ का संग्रह कर फूल जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई पौधा देखा है और उसी के अंदर ऐसे ये गांठ सी रहती है और इससे क्या होता है ये भोज्य पदार्थ यहाँ पर ये इकट्ठा रहता है। तो इसके अंदर जो भोज्य पदार्थ इकट्ठा रहता है और एक नया पौधे को उसका भोज्य पदार्थ उसके पास से मिलता रहता है और वो धीरे धीरे क्या होता है पारव संधि नहीं होती है इसके अंदर। ये कह सकते हैं कि इसके जो जैसे आलू है, आर्टिचोक है, कलेडियम है, तो इस प्रकार से जो परव संधि के कक्ष में कलिकाएं होती है तो उनको हम काट करके या फिर उसको हम सीधे ही रोपण करके हम प्राप्त कर सकते हैं। जो भोज्य पदार्थ इसमें इकट्ठा रहता है तो वो होता है कंद। तो इस प्रकार से ये कंद होता है। और डायोस्कोरिया, याम, ट्यूबरकल्स आदि के नाम से इनकी संरचना को कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कंद का रूप होता है। इसके बाद में आता है कंदी जड़े। कंदी जड़े होती है ट्यूबर्स रूट्स, जड़ को कहते हैं रूट्स। ट्यूबर्स रूट क्या होती है कि इसके अंतर्गत तने या कह सकते हैं अपस्थानिक जो जड़ें होती है, अपस्थानिक जड़ें फूल करके एक भोज्य पदार्थ का संग्रह करती है, भोज्य पदार्थ का संग्रह करती है। जैसे मान लीजिए शकरकंद है। अब शकरकंद की संरचना ऐसे ही होती है। तो ये इसमें क्या है, एक भोज्य पदार्थ का संग्रह हो जाता है। तो इसके अंदर जो भोज्य पदार्थ का संग्रह होता है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या नहीं होते हैं, परव, ये कह सकते परव या परव संधिया नहीं होती है। देखिए औरों में तो क्या है, परव या परव संध्या होती है, इसके अंतर्गत परव संध्या नहीं होती है। और इन्हें कंदी जड़े कहा जाता है। जिसके अंदर परव संध्या नहीं होती है उसको कंदी जड़े कहते हैं। और ये किसके अंतर्गत होता है, शकरकंद के अंतर्गत, ये शकरकंद के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार से ये होता है। तो शकरकंद के अंदर कंदी जड़ें होती है। 8वां आता है राइजोम। राइजोम क्या है कि राइजोम तने का रूपांतरण होता है जिसमें भूमिगत तना क्षतिज रूप में वृद्धि करता रहता है। यानी भूमि के अंतर जो तना होता है और वो क्षति हो जाता है तो क्षति रूप में भी वो धीरे धीरे क्या करता है, वृद्धि करता रहता है, जिसको हम राइजोम कहते हैं। तो तने का रूपांतरण जिसमें भूमिगत तना क्षैतिज रूप में वृद्धि करता है, इस पर परव व परव संधिया रहती है। इसमें क्या होती है, परव संधिया रहती है। और ये अदरक है, हल्दी है या फिर आइरिस होता है, केला है, तो उसके ऊपर ये राइजोम होता है। तो ये एक झुंड के रूप में बना रहता है। हल्दी है और केला है या फिर इसके साथ साथ में जो अदरक है उसका एक गुच्छा सा बना है। अदरक की आपने संरचना देखी होगी तो उसके रूप में समांतर ये होता है। ऑफशूट 9 आता है। ऑफशूट क्या होता है कि देखिए विशेष तरह की जो पार्श्व शाखा जो मुख्य तने के पास से रोजेट जैसी शक्ल में निकलती है, जिसे तेज धार वाले चाकू से काट करके उसको पौध प्रसारण में उपयोग में लिया जाता है, वो ऑफशूट होता है। तो नुकीली होती है, तेज धार से उसको काट करके उसका हम उपयोग ले सकते हैं, वो होता है ऑफशूट। इसके बाद में आता है स्लिप। स्लिप होता है कि जो फल वृंत होते हैं तो फल वृंत से कभी कभी परहो निकलता है और कभी नहीं निकलता है। तो फल वृंत से जो निकलने वाला परहो है जिन्हें पौध रोपण के काम में लिया जाता है वो स्लिप कहलाता है। तो अनानास जैसे पौधे के अंदर इस प्रकार का होता है, तो इसमें परहो निकलता है, परहो
निकलता है और इसका हम उपयोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कलिकायन अलैंगिक प्रवर्धन की विधियां हैं और इसी के साथ में हमारा जो ये चैप्टर है और ये कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर के आएंगे। तो इस चैप्टर से संबंधित जो भी नोट्स हैं वो आप तैयार करने हैं और सचित्र आपको इसका नोट्स में करना है। चित्र मैं आपको सेंड कर देता हूं कि कौन कौन से इसके चित्र हैं, चाहे वो तना से संबंधित हो, चाहे दाब कलम से हो, चाहे कलिकायन से हो, पेबंद कलिकायन हो या फिर अलैंगिक प्रवर्धन है, इससे संबंधित जो चित्र है वो आपको अपने नोटबुक में उतारना है और इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट है प्रवर्धन। धन्यवाद।